संकुली यौगिकों में बंधन सिद्धांत को समझने के लिए हमारे जो सिलेबस में वो 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन सा है सिद्धांत? पहला है वर्नर सिद्धांत है, दूसरा है संयोजी बंध सिद्धांत है, और तीसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, और चौथा लिगेंड फील्ड सिद्धांत, और पांचवा आणविक सिद्धांत। जिसमें से जो वर्नर सिद्धांत है और संयोजी बंध सिद्धांत ये आपके इंटरमीडिएट के कोर्स के या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन्हें हम बारी बारी से एक एक करके जो है समझते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्नर के सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं वर्नर सिद्धांत की। तो जटिल यौगिकों में बंध विन्यास एवं उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में किया था। यह जटिल यौगिकों में अपनी तरह का एक प्रथम प्रयास था। इसके लिए वर्नर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वर्नर सिद्धांत को समझने के लिए कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला नंबर हम लिखते हैं, उससे पहले एक यौगिक लिखते हैं, जैसे कि CONH3 का होल 6 इंटू Cl3। ये क्या है? यह एक संकुल यौगिक है। इसमें जो CO है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु है। और यहाँ पे NH3 क्या है? यहाँ पे लिगेंड है। और इन सभी को मिला के इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उपसहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। और जो Cl है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयनन क्षेत्र बोलते हैं। जो बड़े कोष्ठक से, जो बड़ा कोष्ठक है उससे जो बाहर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे आयनन क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसे जल में डालने पर या किसी ध्रुवीय विलायक में डालने पर ये क्या हो जाता है? ये आयनित हो जाता है। तो क्या होता है? इसे आयनन क्षेत्र बोलते हैं। तो लिगेंड ने बताया, तो वर्नर ने बताया कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी 2 तरह की संयोजकता पाई जाती है। क्या बोला उन्होंने कहा किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें 2 तरह की संयोजकता पाई जाती है। कौन कौन सी संयोजकता? एक आयनिक संयोजकता और दूसरा है अनआयनिक संयोजकता। की बात करते हैं। जैसे उपसहसंयोजी यौगिक में के केंद्रीय धातु परमाणु में 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? प्रथम क्या होता है? पहला है प्राथमिक
प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता को बोलते हैं आयनिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, आयनिक संयोजकता। दूसरे क्या बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता, अनआयनिक आयनिक संयोजकता। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, इसका मतलब ये है ऐसी संयोजकता जो क्या होती है, जो आयनित होती है। और दूसरा क्या है, द्वितीयक संयोजकता या अनआयनिक संयोजकता, इसका मतलब ये है कि यह संयोजकता क्या होती है, जो आयनित नहीं होती है। अब बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। अब बात करते हैं ये आयनिक संयोजकता क्या होता है। तो देखिए जो अभी मैंने लिखा था, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे CO NH3 का होल 6, यहाँ पे क्या है Cl3। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संयोजकता जो क्या होती है, जो आयनित हो जाती है। तो यहाँ पे आयनित कौन होती है, अगर आप जो है जल में डालेंगे इसे, तो ये वाला भाग तो आयनित नहीं होता है, परंतु ये वाला भाग क्या होता है, आयनित हो जाता है। इसका मतलब जो है, जो 3 है वो क्या होता है, वो सहसंयोजक यौगिक की क्या करता है, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो क्या होता है कि यह संयोजकता क्या होती है, जल में, या कहो कि यह संयोजकता जल में विलेय या कहो कि जल में यह संयोजकता जल में क्या होती है, आयनित हो जाती है। यह संयोजकता जल में आयनित हो जाती है। यह संयोजकता जल में आयनित हो जाती है। और क्या खास बात है कि यह संयोजकता क्या होता है, यह संयोजकता जो होती है वो इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चाहे इसको आप पहला नंबर को कहो। दूसरे नंबर क्या होते हैं कि यह संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को क्या होता है, प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। और एक खासियत ये बात होती है कि यह संयोजकता क्या होती है, अस्थायी होती है। मतलब कि यह संयोजकता क्या होती है, घट भी जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो अगर आप इसे जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AgNO3, क्या इस AgNO3 भी डालेंगे तो क्या होगा, ये आयनित हो जाएगा और बनाएंगे क्या, CONH3 यहाँ +3 और प्लस यहाँ पे NH3 का होल 6 +3 और Cl- ये बनाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस होता है, ये क्या होता है, ये जो है यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है वो क्या होता है, कोबाल्ट का ये क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है, ये
प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसका मतलब कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, वो 3 होती है। और दूसरी बात ये क्या होती है, यह संयोजकता क्या होती है, अस्थायी होती है। तो मतलब यह संयोजकता क्या होती है, घटती रहती है और बढ़ती भी रहती है। क्या होती है, तीसरा जो नंबर लिखे वो क्या है, यह संयोजकता क्या होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। और एक क्या बात है, अगर इसे हम क्या करें, अगर इसका हम उपशास्त्रीय यौगिकों का क्या करें स्ट्रक्चर बनाए तो इसे डॉट द्वारा दिखाते हैं। कैसे दिखाए, अभी मैं बता के दिखाऊंगा। चौथा नंबर है कि इस संयोजकता को डॉट द्वारा ये कि असतत रेखा द्वारा ये ऐसे ये रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये रही आयनिक संयोजकता। अब बात करते हैं अनआयनिक संयोजकता या कहो कि द्वितीयक संयोजकता के बारे में। अब बात करते हैं अनआयनिक संयोजकता। तो क्या होता है ये, इसे पहला नंबर लिखते हैं, इसे द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये है कि यह संयोजकता क्या होती है, स्थायी संयोजकता होती है। ये क्या है, यह संयोजकता स्थायी होती है। और क्या है इसके बारे में, जो तीसरा नंबर है, ये क्या होता है, यह संयोजकता जैसे प्राथमिक जो संयोजकता होती थी वो केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, और यह संयोजकता जो होती है वो लिगेंड को प्रदर्शित करती है। क्या होता है, यह संयोजकता क्या करता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंड को प्रदर्शित करती है। जैसे फिर वही एग्जाम्पल बात करेंगे, जैसे यहाँ पे CONH3 का होल 6, यहाँ पे Cl3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो Cl3 क्या है, ये प्राथमिक संयोजकता का पार्ट है। और यहाँ पे NH3 का होल 6 ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे जो 6 क्या है, यहाँ पे लिगेंड है। और ये क्या होता है, लिगेंड की संख्या क्या होती है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, वो CO+3 होगी। इसका मतलब ये है कि ये तो क्या है, ये अस्थायी है। परंतु जो लिगेंड है, लिगेंड में क्या होगा, एक यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जो है कोबाल्ट में सदैव लिगेंड की संख्या सदैव 6 होगी। जबकि +3 क्या हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, या 0 भी यहाँ पे हो सकता है। जबकि यहाँ पे क्या है, 6 जो है वो लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये नहीं बदलने वाला है। और इसके बारे में क्या बात करेंगे, देखो ये क्या करता है, ये जो द्वितीयक संयोजकता है, यह संकुल यौगिकों में क्या करता है, या ज्यामिति को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो हाँ, इसे किसे दिखाते हैं, इसे जो है कंटिन्यूअस लाइन द्वारा इसे दिखाते हैं।
तीसरा नंबर क्या है, कई बातें हैं इसमें लिखने के लिए, हम एक एक करके बात करेंगे। इसे इसे सतत लाइन, सतत लाइन या सतत रेखा, रेखा ये ऐसे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक बात यह है कि अभी जो बताया हूँ कि यह द्वितीयक संयोजकता ही क्या करता है, संकुल यौगिकों में क्या करता है, ज्यामिति का निर्धारण करता है। कि द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता क्या संकुल यौगिकों में संकुल यौगिकों में क्या करता है, संकुल यौगिकों में क्या करता है, ज्यामिति का निर्धारण करता है। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे COCl3 इंटू 6NH3 है, यहाँ पे सॉरी COCl3 इंटू 6NH3, यहाँ पे COCl3 इंटू 5NH3, यहाँ पे COCl3 इंटू 4NH3 है। तो ये क्या है एक्चुअली, आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये 6 क्या है, यहाँ पे जो 6NH3 है वो क्या हो जाएगा, वो द्वितीयक संयोजकता है, और जो Cl3 है वो क्या है, वो प्राथमिक संयोजकता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं NH3 का होल 6 इंटू Cl3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे COCl3 इंटू 5NH3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, NH3 का सॉरी NH3 का होल 5 यहाँ पे Cl3। और एक देखिए यहाँ पे है NH3 का होल 4 यहाँ पे Cl3। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिगेंड की संख्या है 6। यहाँ पे देखिए लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, 5। और यहाँ पे देखिए लिगेंड की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पे 4 हो गई है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था आपसे, मैंने ये बताया था कि जो है जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता वो कभी भी बदलती नहीं है, वो लिगेंड को प्रदर्शित करता है। और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कोबाल्ट में कितने लिगेंड पाए जाते हैं, कोबाल्ट में 6 लिगेंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5-6 लिगेंड है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो ये क्या है, ये जो है एक्चुअली इसका एक क्लोरीन क्या है, अंदर है। मैंने कहा था ना, ये क्या है, ये द्वितीयक से, ये प्राथमिक संयोजकता होती है, और प्राथमिक संयोजकता हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो आप तो इसको देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसे है, ये COCl इंटू NH3 का होल 5 इंटू Cl2। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पे लिगेंड की संख्या हो गई है 5 इसका, और एक इसका कितना हो गया, ये 6 हो गया। उसी प्रकार हम इसको ऐसे लिखेंगे, COCl2 NH3 का होल 4 इंटू Cl। तो आप देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए,
यहाँ पे कितने हैं, 4 और 2 6। तो कोबाल्ट की जो द्वितीयक संयोजकता वो कितनी है, वो 6 है। लिगेंड की संख्या कितनी है, ये 6 है। इसका मतलब ये क्या है, ये सही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है CO, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे क्या रहेगा, NH3 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे NH3 रहता है, NH3। यहाँ पर भी क्या है, NH3। यहाँ पर भी क्या है, NH3। और कितने हो गए यहाँ पे, 4। और यहाँ पे क्या है, NH3 यहाँ पे है, NH3 और NH3। और जो क्लोरीन है, ये तो मैंने बताया था ना कि जो है जो लिगेंड को क्या होता है, उसे जो है एक सतत लाइन द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे, यहाँ पे Cl एक यहाँ पे हो जाएगा और Cl यहाँ पे हो जाएगा और एक Cl जो है ये अधिशत होता है, जिसे हम कहीं पे भी लगा देंगे, ये हो गया। और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे CO, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या है, NH3, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो हाँ इसको भी लिख दें NH3, यहाँ पे क्या है, NH3, यहाँ पे क्या है, NH3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन तो क्या हो गया, एक क्लोरीन तो यहाँ पे लिगेंड के रूप में हो गया, और शेष जो बचेंगे उससे क्या करेंगे, उसे जो है डॉट लाइन द्वारा लिखेंगे। तो Cl एक यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CO, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या है, NH3, यहाँ पे क्या है, NH3 और यहाँ पे क्या है, NH3। तो ये 4 तो ये हो गया, और एक ये क्लोरीन हो गया, और ये क्लोरीन ये वाला हो गया। अब क्या है, एक बचा है शेष, इसे कहीं से जो है जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख दिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी का विन्यास हो गया। अब ये तो ये रहा पूरा वर्नर का सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं, 2 लाइन मात्र आपको लिखना है, वो है वर्नर सिद्धांत की कुछ कमियों के बारे में लिखना है। अब बात करते हैं वर्नर सिद्धांत की कुछ सीमाएं। तो पहला नंबर ये है कि यह सिद्धांत जो होता है वो प्रकाशिक और चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं करता है। यह सिर्फ क्या करता है, यह सिर्फ यही बता देता है कि हाँ इसकी संरचना कैसे होगी। और दूसरा ये बताता है कि द्वितीयक संयोजकता ज्यामिति का निर्धारण क्यों करती है, कि द्वितीयक संयोजकता ही क्या है, द्वितीयक संयोजकता ही जो ज्यामिति का निर्धारण, जो संकुल यौगिक है उनके जो है ज्यामिति का निर्धारण क्यों करती है। यह सिद्धांत, इस बात को वर्नर ने अपने जो है नियम में नहीं बताया। और तीसरा यह है कि यह सिद्धांत कुछ ही धातुओं पर लागू होता है और अन्य सभी पर लागू नहीं होता है। तो ये रही आज की क्लास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।